Yes, good morning students. Ankita God, your IT teacher from Lyall Public School. Okay. In last class हमने इसके अंदर कुछ स्टेटमेंट्स कुछ फील्ड्स का यूज़ किया था. ठीक है, किस तरीके से हम लोग लॉगिंग करते हैं. इसके अलावा हमने एक जी ऑप्शन पेन का यूज़ करा था कि कैसा अपना वो डायलॉग बॉक्स ओपन होता है. तो इसी तरीके से हमने मतलब इन फील्ड्स का यूज़ किया था. और वो किसके थ्रू किया था सारा हमने इफ एल्स के थ्रू किया था. और नेस्टेड इफ एल्स इन सब का यूज करके हमने कोडिंग की थी. अब ये कह रहा है कि इसके अंदर कि अगर आप इफ एल्स का यूज नहीं करना चाहते तो उसके लिए आपका अल्टरनेटिव कौन सा है. तो आपको ध्यान हो जब हमने ऑपरेटर्स किए थे तो उसके अंदर हमने कंडीशनल ऑपरेटर किया था. ओके. और कंडीशनल ऑपरेटर आपका कौन सा था. Yes, Java is an operator that can be used as an alternative to if statement. आपको क्या करना है इसके अंदर अल्टरनेटिव कौन सा है आपका if statement का. यू आर फैमिलियर विद दिस ऑपरेटर. कौन सा है वो. कंडीशनल ऑपरेटर. कंडीशनल ऑपरेटर कौन सा होता है. क्वेश्चन मार्क एंड कॉलन. ओके. अपने ने जैसे कोई एक्सप्रेशन फर्स्ट देते हैं तो क्वेश्चन मार्क के जस्ट बाद में जो स्टेटमेंट आता है वो स्टेटमेंट ट्रू होता है. और कॉलन के बाद में जो स्टेटमेंट आता है वो स्टेटमेंट फॉल्स होता है ना. दिस ऑपरेटर कैन बी यूज टू रिप्लेस इफ एल्स स्टेटमेंट टू द जनरल फॉर्म. इसको ये कौन रिप्लेस करता है. इसको इफ एल्स को कौन रिप्लेस करता है. कंडीशनल ऑपरेटर रिप्लेस करता है. इसके अंदर एक छोटा सा इसमें दिया हुआ एग्जांपल कि आपने जैसे कि इफ कंडीशन लगाई है. इसके अंदर हमने कोई एक्सप्रेशन यानी कि कोई कंडीशन दी है कि भाई ए इज ग्रेटर देन बी या बी इज ग्रेटर देन सी या फिर कुछ भी. ठीक है. तो अगर ये कंडीशन आपकी ट्रू होती है तो स्टेटमेंट 1 यानी कि आपका एक्सप्रेशन जो 2 है वो एग्जीक्यूट होएगा. एल्स एक्सप्रेशन 3. यही हमने किया था इसके अंदर. ठीक है. अब इसको अगर हमें कंडीशनल ऑपरेटर में लिखना है तो वो किस तरीके से लिखेंगे. ये दिया हुआ है एक्सप्रेशन आपको. एक्सप्रेशन 1 यानी कि जो कंडीशन लगाई थी हमने ए इज ग्रेटर देन बी. ठीक है. तो ये यहाँ पे क्या आएगी. कंडीशन आएगी. फिर क्वेश्चन मार्क. अगर कंडीशन ट्रू है तो आपका कौन सा वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा. एक्सप्रेशन 2 पार्ट आपका एग्जीक्यूट होएगा. कब. जब आपकी कंडीशन इज ट्रू. ओके. और अगर आपकी कंडीशन क्या है. फॉल्स है तो आपका कौन सा एग्जीक्यूट होगा. एक्सप्रेशन 3. यही हमारा इस इफ के अंदर होता है कि कंडीशन ट्रू तो एक्सप्रेशन 2 वाला आपका एग्जीक्यूट होएगा. और कंडीशन फॉल्स है तो एल्स पार्ट में जो एक्सप्रेशन 3 है वो एग्जीक्यूट होगा. ओके. इट वर्क्स इन द सेम वे एज द अबव गिवन फ्रॉम इफ डज दैट इज एक्सप्रेशन 1 इज एवेल्यूएटेड. मतलब इफ इट इज ट्रू. अगर आपका इफ कंडीशन ट्रू है तो आप एक्सप्रेशन 1 आपकी जो चेक होएगी तो अगर वो ट्रू है तो आपका कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होएगा. एक्सप्रेशन 2 गेट्स एग्जीक्यूटेड. That is its value becomes the value of entire expression. Otherwise expression 3 gets executed. That is its value now becomes the value of the entire expression. अगर आपकी कंडीशन ट्रू तो एक्सप्रेशन 2 यानी कि जो इसके अंदर लिखा हुआ होगा वही वाला मैटर एग्जीक्यूट होगा. और अगर आपकी कंडीशन फॉल्स है तो आपका जो एक्सप्रेशन 3 में जो मैटर लिखा हुआ होगा चाहे वो स्ट्रिंग कोई मतलब स्टेटमेंट भी हो सकता है कोई और दूसरी कंडीशन भी हो सकती है कुछ भी हो सकती है तो वो वाला मैटर आपका इसके अंदर एग्जीक्यूट होगा. ओके. नाउ इसके एग्जांपल को देखते हैं एक बार. ये देखिए इसने इसको कर रखा है कि इफ ए इज ग्रेटर देन बी तब इसने स्टेटमेंट क्या दे दिया. सी इक्वल्स टू ए एल्स सी इक्वल्स टू बी. यहाँ पे इसने एक ऐसी लाइन लिख दिया एक्सप्रेशन लिख दिया है. आप कोई प्रिंटफ स्टेटमेंट या फिर कुछ इस तरीके से भी इसके अंदर एसओपी यानी कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ये भी लिख सकते हैं. ठीक है. अब इसने इसको एज अ कंडीशनल ऑपरेटर में कैसे किया है कि आपने एक वेरिएबल के अंदर इसको स्टोर करवाएंगे. ठीक है. तो सी इक्वल्स टू इसने क्या लिखा है. ए इज ग्रेटर देन बी. जो यहाँ पे कंडीशन थी वो एज इट इज लिख दी. अब क्वेश्चन मार्क के बाद जो स्टेटमेंट आएगा वो कौन सा होएगा आपका ट्रू पार्ट होएगा. तो ट्रू के अंदर देखिए इसने सी इक्वल्स टू क्या कह दिया. ए दे दिया. ए की जो वैल्यू वो किस में ट्रांसफर हो रही है. सी में. तो इसने क्या कर दिया इसको ट्रू पार्ट में डाल दिया है. एल्स में इसने सी इक्वल्स टू क्या कर रखा है. बी कर रखा है. यानी कि बी में जो वैल्यू है वो किस में ट्रांसफर हो रही है. सी में ट्रांसफर हो रही है. तो एल्स पार्ट में इसने क्या दे दिया है. बी को दे दिया है. ओके. तो सी हाउ सिंपल कैन
इम्पैक्ट ये किस तरीके से वर्क कर रखा है, इसको एज अ उसने लैंग्वेज में लिख रखा है कि कंपेयर टू इफ एल्स सीक्वेंस ऑफर्स more conscious, clean and compact code, but it is least obvious as compared to if. अगर अपने if के अंदर देखें तो अपने को जो प्रोग्राम अपनी 1 2 3 4 5 लाइन्स के अंदर हुआ है वो आपका इसके अंदर 1 लाइन के अंदर ही कंप्लीट हो गया। ओके तो ये आपका ये है कि अगर आपको सिंपल कुछ बनाना है या फिर आपको ये स्ट्रक्चर जैसे कि थोड़ा लगता है कि भाई कॉम्प्लिकेटेड है कि इफ के अंदर अगर आपको कोई उसके अंदर बाउंडेशन नहीं दी गई है प्रोग्रामिंग के अंदर कि आपको इसको इफ एल्स के थ्रू करना है, अगर ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है तो आप इसको कंडीशनल ऑपरेटर के थ्रू भी कर सकते हो। क्यों? क्योंकि दोनों वर्क एक जैसे ही करते हैं। कंडीशन ट्रू देन आपका पार्ट एग्जीक्यूटेड, कंडीशन फॉल्स तो फॉल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूटेड। Okay. Another difference is that the conditional operator produces an expression and hence a single value can be assigned or incorporated into a larger expression, whereas if is more flexible. The if statement can have multiple statement, multiple assignments and expressions in its body. इसके अंदर क्या है कि एक सिंगल वैल्यू के अंदर ही सारा का सारा वर्क हो जाता है हमारा कंडीशनल ऑपरेटर में, और इसमें मल्टीपल स्टेटमेंट्स के अंदर वर्क होता है। When conditional operator is used in its nested form, it becomes complex and difficult to understand. This form of conditional is generally used to conceal the purpose of code. इस चीज का ध्यान रखना है इसके अंदर कि अगर आप conditional operator को nested if या फिर कोई आपका else if जो अपने ने लास्ट क्लास में किया था उस फॉर्म में करोगे तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ब्रैकेट्स के थ्रू आपको इसको पूरा सेट करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि वहां से स्टार्ट हो रहा है, देन उसका एल्स आएगा, देन उसका एल्स आएगा, फिर उसका इफ। तो उसमें अगर अपने इसको इफ एल्स के थ्रू करते तो हमें वो थोड़ा वो पूरा समझ में आया हुआ होता है कि इसका इफ ये यहाँ पे खत्म हो रहा है तो यहाँ पे ये एल्स आएगा। बट अगर आप कंपेयर करोगे इसको कंडीशनल से तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाता है। ओके नाउ अब इसके अंदर आता है, ये था अपना इफ एल्स के अपने किस तरीके से उसको यूज कर सकते हैं। अब आपका नया स्टेटमेंट इसके अंदर आ रहा है स्विच स्टेटमेंट। ओके आपने ने जैसे कि इसके अंदर इफ एल्स कर लिया, अपने ने नेस्टेड इफ वगैरह कर लिया है। अब नेक्स्ट इसके अंदर जो स्टेटमेंट आ रहा है वो है द स्विच स्टेटमेंट। अब स्विच स्टेटमेंट क्या होता है? जावा प्रोवाइड्स अ मल्टीपल ब्रांच सिलेक्शन स्टेटमेंट नोन एज स्विच। मतलब इसके अंदर स्विच से ही अपने को पता चल रहा है कि यहाँ से अपने के इसको कर रहे हैं, अगले को स्विच कर रहे हैं, यानी कि उसके अंदर से उसमें जा रहे हैं, दूसरे में से तीसरे में जा रहे हैं। इस तरीके से इसके अंदर वर्क हो रहा था, यानी कि मल्टीपल ब्रांच सिलेक्शन दे रखे हैं। सिलेक्शन मीन्स अपने ने जैसे इफ एल्स का करा है तो इसी तरीके से अपने इसके अंदर स्विच का करेंगे। This selection statement successfully tests the value of an expression against a list of integer और character constant। इसके अंदर आपका या तो इंटीजर लिस्ट जाएगी या फिर करेक्टर कांस्टेंट, यानी कि करेक्टर जाएंगे ए बी सी डी इस तरीके से। ठीक है, व्हेन अ मैच इज फाउंड मीन्स अगर मैंने कहा कि जैसे कि मेरा कोई पासवर्ड है, मैंने पासवर्ड को उसको मैच करवाया, अगर ये पासवर्ड मैच हो रहा है तब तो ये इसके अंदर जाएगा, नहीं तो नहीं। पहली चीज। दूसरी चीज मैंने उसके अंदर अपने स्टेटमेंट दे दिया कि अगर मैं ए प्रेस देती हूँ, ए प्रेस कैपिटल ए प्रेस करती हूँ तो उसके अंदर मेरा स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट हो। अगर मैंने स्मॉल ए प्रेस किया है तो स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट हो। तो इसके अंदर इस तरीके से वर्क करेगा। ठीक है, व्हेन अ मैच इज फाउंड, अगर आपका वो मैच फाउंड हो जाता है, द स्टेटमेंट एसोसिएटेड विद द कांस्टेंट आर एग्जीक्यूटेड। अब ये किस तरीके से वर्क करता है, पहले इसका सिंटेक्स देखो और फिर इसकी वर्किंग प्रोसेस देखो। देखिए इसके अंदर आपका दो तरीके से वर्क होएगा। ये यहाँ पे देखिए स्विच स्विच मीन्स इसके अंदर आप ये मान के चलो स्विच यहाँ पे एक तरीके से इफ स्टेटमेंट है। ओके मैंने इफ की जगह यहाँ पे किसको यूज कर लिया है? स्विच को यूज कर लिया है। स्विच के अंदर यहाँ पे क्या लिखा है? मैंने कोई एक्सप्रेशन लिखा है। एक्सप्रेशन यानी कि कोई कंडीशन लिखी है या फिर कोई एंटर वैल्यू करवा ली है या कुछ भी इसके अंदर दे दिया मैंने। ठीक है, अगर ये ट्रू हो जाता है, ये एग्जीक्यूट हो जाता है तो इसके अंदर मैंने केसेस लगा दिए। यहाँ पे आपके 3 एट्रीब्यूट यानी कि 3 कीवर्ड्स का यूज हो रहा है। नंबर 1 इज स्विच, नंबर 2 इज केस एंड नंबर 3 इज डिफॉल्ट। ओके केस के अंदर क्या है, आप इसमें कोई वैल्यूज देंगे, कोई स्टेटमेंट देंगे, अगर वो ट्रू हो रही है तो वो उस तरह से वर्क करेगी। ठीक है, फोर्थ स्टेटमेंट और कीवर्ड यूज हो रहा है इसके अंदर ब्रेक, 4 कीवर्ड्स यूज हो रहे हैं। ठीक है, तो आप इसको पहले सिंटैक्स समझ लीजिए, फिर अपने इसको जब एग्जांपल से करेंगे तो वो और इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि स्विच
स्विच में अपने ने एक्सप्रेशन दी, ब्रैकेट स्टार्ट करना, यहाँ पे इसके बाद सेमी कॉलन नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि हमें इसके अंदर जाना है। सेमी कॉलन्स का मीन्स ये लाइन कंप्लीट हो गई है, अब अपने नेक्स्ट लाइन में जा रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे ये स्विच, फिर ये ब्रैकेट लगेगा। ब्रैकेट लगने के बाद हम इसके अंदर केसेस देंगे, ठीक है, केस 1, केस 2, केस 3, जो भी केस देंगे अपने। फिर उसके बाद यहाँ पे ये कॉलन लगेगा केस के बाद। केस के अंदर हमें जो स्टेटमेंट देना है वो दे दीजिए। अगर आपको लगता है कि मुझे फर्स्ट स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट करवाना है, मुझे सेकेंड स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट करवाना है, मुझे थर्ड स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट करवाना है, तो मैं यहाँ पे ब्रेक का यूज नहीं करूंगी। ब्रेक का मतलब आपने अगर स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट करा, ब्रेक लगाती आपका प्रोग्राम यहीं रुक जाएगा और ये सीधा इस ब्रैकेट से बाहर आ जाएगा। ओके, ब्रेक का मीन्स अपने समझ रहे हैं कि किसी चीज को रोकना। और अगर आपने यहाँ पे ब्रेक नहीं लगाया है, सपोज मैंने यहाँ पे ब्रेक नहीं लगाया है, तो आपका ये वाला स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट होगा, फिर ये वाला स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट होगा। अगर यहाँ पे भी ब्रेक नहीं है तो थर्ड में एग्जीक्यूट होएगा, और यहाँ पे ब्रेक है तो ये यहाँ से सीधा कहाँ चला जाएगा? बाहर चला जाएगा। ओके, सपोज इसके अंदर मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट 1 दे रखा है कि अगर मैं 1 प्रेस करती हूँ तो मेरा ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो कीबोर्ड से। अगर मैं 2 प्रेस करती हूँ तो मेरा ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो। अगर मैं 3 प्रेस करती हूँ तो मेरा ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो। या फिर मैंने और भी बहुत सारे इसके अंदर दे रखे, ठीक है, मैंने सपोज 1 to 9 के अंदर इसमें दे रखा है स्टेटमेंट। अगर मेरा यहाँ पे मैंने प्रेस किया 10, तो वो इस केसेस के अंदर नहीं है, ठीक है। तो अगर वो उस केस में एक एक में चेक करेगा क्या 1 से कंपेयर हो रहा है, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, 9 तक चेक करने के बाद वो कहाँ पे जाएगा? इस डिफॉल्ट के पास जाएगा। डिफॉल्ट यहाँ पे कैसा वर्क कर रहा है? एज अ एल्स की तरह वर्क कर रहा है कि आपका इफ स्टेटमेंट ट्रू तो वो एग्जीक्यूट होएगा, अगर स्टेटमेंट फॉल्स हो जाता है तो वो किस में जाता था? एल्स में जाता था। तो यहाँ पे ये किस में जा रहा है? डिफॉल्ट में जा रहा है। तो डिफॉल्ट के अंदर अपने ने जो स्टेटमेंट दिख रखा है कि भी आपने रॉन्ग प्रेस किया है या फिर कुछ भी स्टेटमेंट दे रखा है, वो वाला इसके अंदर एग्जीक्यूट होगा। ओके, अगर सब आपने इसके अंदर बीच में कहीं पे भी ब्रेक नहीं लगा रखा है तो ये स्टेटमेंट तो सारे एग्जीक्यूट होंगे ही होंगे, साथ में डिफॉल्ट वाला भी एग्जीक्यूट हो जाता है। ओके, ब्रेक का मीन्स क्या है? आप इसको पूरा बाहर निकाल रहे हो। ओके, अब इसको अपने किस में करते हैं? कोडिंग पार्ट में लेके आते हैं इसको, ताकि एग्जांपल देखेंगे तब और इजीली समझ में आएगा। इसकी थ्योरी के अंदर थोड़ा सा देखिए, द एक्सप्रेशन इज एवेल्यूएटेड, मतलब स्विच के अंदर जो अपने ने एक्सप्रेशन दे रखा है अगर वो इवेल्यूएट हो जाता है एंड इट्स वैल्यू आर मैच, जो उसकी वैल्यू है वह मैच हो जाती है अगेंस्ट द वैल्यू जो हमने टाइप की है ऑफ द कांस्टेंट स्पेसिफाइड इन द केस स्टेटमेंट। अब आपने जो केस के अंदर केस 1 लिख रखा है तो आपको 1 2 3 4 या तो ये वाले प्रेस करने पड़ेंगे, और अगर आपने ए लिख रखा है तो आपको करेक्टर एज ए बी सी, और अगर आपको नहीं पता कि आपको क्या प्रेस करना है और आपने एविंग कुछ भी प्रेस कर दिया है तो वो किस में चला जाएगा? अगर उसमें केस होएगा तो ठीक है, नहीं तो वो डिफॉल्ट में चला जाएगा। व्हेन अ मैच इज फाउंड, मैच अगर आपका फाउंड हो जाता है तो द स्टेटमेंट सीक्वेंस एसोसिएटेड विद दैट केस इज executed until the break statement और end of switch statement is reached। मतलब आपने जैसे ही उसको केस के अंदर वो गया, उसको वो स्टेटमेंट मिल गया, वहां पे ब्रेक स्टेटमेंट भी मिल गया, तो ब्रेक के बाद वो कहां से आ जाएगा? स्विच स्टेटमेंट से बाहर आ जाएगा। द डिफॉल्ट स्टेटमेंट गेट्स एग्जीक्यूटेड व्हेन नो मैच इज फाउंड। अब उसको डिफॉल्ट कब अपना एग्जीक्यूट हो रहा है? अगर उसको वहां पे कुछ भी मैच नहीं मिल रहा है। If the control flows to the next case below the matching case in the absence of break, this is called fall through। इसके अंदर क्या है कि अगर आपने कोई भी इसमें ब्रेक स्टेटमेंट नहीं लगा रखा है तो वहां पे उसको कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है प्रोग्राम को, तो वो अपने आप कहाँ जाता जाएगा? नेक्स्ट केस के अंदर चलता ही जाएगा। तो उस प्रोसेस को हम लोग फॉल थ्रू भी कहते हैं। द डिफॉल्ट स्टेटमेंट इज ऑप्शनल एंड if it is missing no action takes place if all matches fail। सपोज हम लोग डिफॉल्ट स्टेटमेंट लगाना भूल गए हैं तो उसके अंदर आपकी कोई एरर नहीं आएगी प्रोग्राम के अंदर, बट
अगर आपने डिफॉल्ट नहीं लगाया है तो वो आपको इसके अंदर कोई और स्टेटमेंट नहीं एग्जीक्यूट करेगा। इसकी मीन्स आपने अगर केस फाउंड नहीं होता है तो आप चाहते हैं कि कुछ और प्रिंट होके आ जाए प्रोग्राम में, तो वो चीज नहीं आएगी इसमें, ठीक है। इफ यू डू नॉट गिव ब्रेक आफ्टर ईच केस, then Java will start executing the statement from matching case and keep on executing statement for following cases as well as until either a break statement is found or switch statement and is encountered. If the control flows to the next case flow below the matching case in the absence of break, this is called fall through. जैसे अभी बताया था कि अगर आपने ब्रेक नहीं लगाया है तो उसमें क्या क्या प्रोसेसिंग होगी, वो चीज है, ठीक है। अ केस स्टेटमेंट कैन नॉट एग्जिस्ट बाय इटसेल्फ आउटसाइड ऑफ अ स्विच। आप केस का यानी कि CASE जो स्टेटमेंट है उसको आप बिना स्विच के यूज नहीं कर सकते, स्विच के अंदर ही केस का यूज होता है। द ब्रेक स्टेटमेंट यूज अंडर स्विच इन वन ऑफ जावा से जंप स्टेटमेंट। ब्रेक स्टेटमेंट का आप विदाउट स्विच भी यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ब्रेक स्टेटमेंट आपके जंप स्टेटमेंट भी जावा के कहलाते हैं। When a break statement is encountered in a switch statement, program execution jumps to the line of code following the switch statement that is outside the body of the switch statement. अगर आपने ब्रेक लगा रखा है तो वो वहीं पे ब्रेक होते ही सीधा वो स्विच की जो एंड ऑफ पार्ट है बॉडी का, वहां से वो बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो ये स्विच स्टेटमेंट है अपना। अब बात आती है इसके अंदर कि आप इसको किस तरीके से अप्लाई करोगे, ओके। यस, अब इसमें एग्जांपल में ये क्या कह रहा है, राइट कोड टू ट्रांसलेट टू इट्स इक्वलेंट नेम ऑफ द डे ऑफ वीक। इसके अंदर इसने वीक का ले रखा है कि अगर मैं 1 प्रेस करूं तो संडे लिखा हुआ आना चाहिए, 2 प्रेस करूं तो मंडे, इस तरीके से कंटिन्यूस में चल रहा है। 7 पे इसने क्या दे दिया है, सैटरडे दे दिया, ओके। अब ये किस तरीके से इसमें वर्क करेगा, ठीक है। देखिए इसमें इसने क्या कहा है कि इसके अंदर इसने स्टार्ट कर दिया है कि भाई स्विच से डायरेक्ट स्टार्ट करा है। पहले अगर अपने विदाउट जेफ्रेम के थ्रू करते हैं तो ऊपर अपने को वेरिएबल इसके अंदर क्या करने पड़ेंगे, डिक्लेयर करने पड़ेंगे। जैसे कि इसने यहाँ पे DOW एक वेरिएबल ले रखा है, यहाँ पे इसकी जगह मैं डे भी ले सकती हूँ, कुछ भी वेरिएबल डी कुछ भी ले सकती हूँ इसके अंदर, ठीक है। दूसरी चीज, अगर आप इसको जेफ्रेम के थ्रू करते हो तो ऊपर अपने को जहाँ पे प्रेसिंग कर रहे हैं टेक्स्ट फील्ड के अंदर उसको किसी में सेव करवाना पड़ेगा। ये अपने जब उसमें करेंगे जेफ्रेम में तो, या फिर इसको रन भी करके दिखाऊंगे मैं प्रोग्राम को, तब अपने और इजीली समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो पहले आप इसको देखिए, इसके अंदर क्या है कि अपने ने स्विच DOW क्या है, एक वेरिएबल है, ओके। अब यहाँ पे वेरिएबल इसने एंटर मांगा है कि आप कुछ प्रेस करिए कीबोर्ड से, ठीक है। इसमें ये चीज अपने को ऊपर स्टेटमेंट देना पड़ेगा। इसने डायरेक्ट स्विच वाला स्टार्ट करा है, अपने को ऊपर भी थोड़ा प्रोग्राम बनाना पड़ेगा इसमें, ठीक है। तो मैंने इसके अंदर दे दिया कि भाई एंटर द वैल्यू या कुछ और दे दिया, ओके। देन आपने इसके अंदर प्रेस कर दिया 1, ओके। जैसे ही आपने 1 प्रेस करा वो इसके अंदर गया, यहाँ पे केस इसको क्या मिल गया, 1 मिल गया। तो 1 के अंदर इसमें क्या बना हुआ है, संडे। और संडे किसके अंदर स्टोर है, ANS क्या है, एक वेरिएबल है। आप इसको या तो इस तरीके से भी कर सकते हो, नहीं तो अपने इसको और अगर इजी वे में करना है तो यहाँ पे किसी वेरिएबल में ना स्टोर करवा के मैंने सीधा ही यहाँ पे एक प्रिंटिंग स्टेटमेंट दे दिया कि system.out.println, ओके। और ब्रैकेट में क्या लिख दिया मैंने, संडे। नाउ ब्रैकेट बंद और एंटर, और यहाँ पे ब्रेक लगा, ओके। ब्रेक का B स्मॉल है, केस का C स्मॉल है, और स्विच का S कैपिटल, नहीं सॉरी स्मॉल ही है, ठीक है। तो ये चीज का ध्यान रखना। इसके अंदर इसने इस वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाया है, मैंने डायरेक्ट इसको यहाँ पे प्रिंटिंग स्टेटमेंट दे दिया। तो आपका प्रोग्राम किस तरीके से रन करेगा इसके अंदर कि आपने 1 यहाँ पे प्रेस कर रखा है, 1 प्रेस करते ही अंदर आया केस 1, इसको यहाँ पे ये जो 1 है वो मिल गया, मैच हो गया, ये इसके अंदर गया, अंदर इसको क्या मिल गया, संडे मिल गया, और ये ब्रेक हो गया।
ब्रेक होते ही ये सीधा कहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे बाहर आपके इस ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा। ओके, और उसके बाद इसके अंदर अगर आप चाहते हो कि यहाँ पे प्रिंटिंग देना चाहते हो तो यहीं पे प्रिंटिंग दे दो। इसने इस प्रोग्राम के अंदर लास्ट में क्या दे रखी है, प्रिंटिंग दे रखी है। इसी तरीके से यहाँ पे अगर आपने 2 प्रेस करा है तो ये पहले इसको मैच करेगा, मैच नहीं होगा तो फिर ये किसको मैच करेगा, यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में आया, नेक्स्ट लाइन पे इसको 2 मिल गया तो आउटपुट क्या आ जाएगा, इसका मंडे आ जाएगा। ओके, ये देखिए केस 1, केस 2, केस 3 इस तरीके से लिखना है अपने को। देन इसने केस 4, क्यों, क्योंकि अपने ने इसके अंदर 7 डेज का दिया है कि 1 पे अपना संडे से स्टार्ट होके 7 पे सैटरडे होना चाहिए। अगर यहाँ पे ये 1 टू संडे लिखा हुआ है, 2 टू मंडे लिखा हुआ है, 1 2 के जगह मैं कहूँ यहाँ पे मैंने लिख दिया कि 1 की जगह आपको क्या प्रेस करना है, कैपिटल ए लिखना है। 1 की जगह क्या लिखना है, कैपिटल ए। 2 की जगह क्या लिखना है, कैपिटल बी। तो ये जो आप केस 1, केस 2, केस 3 लिख रहे हो, आपको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, कोट्स के अंदर ए, और वो भी कैपिटल। कैपिटल ए, स्मॉल ए दोनों अलग अलग वर्क करेंगे। क्यों, क्योंकि जावा आपको पता है केस सेंसिटिव है। अगर आपने कैपिटल ए प्रेस करा है तो संडे आएगा, और अगर आपने स्मॉल ए प्रेस करा है तो ये डिफॉल्ट के अंदर जाएगा, उसके अंदर जो स्टेटमेंट दिया हुआ होगा वो एग्जीक्यूट होगा। ओके, तो आप जरूरी नहीं है इसके अंदर इस तरीके से करो कि भाई 1 2 3 देना है, आप एबीसी भी दे सकते हो, स्मॉल एबीसी भी दे सकते हो, और आप एज अ इसके अंदर पूरी की पूरी अपने स्ट्रिंग भी डबल कोट्स के अंदर दे सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा ON, 1 पे क्या प्रेस हो जाए, संडे हो जाए। फिर केस 2 पे जगह मैंने क्या लिख दिया, डबल कोट्स में 2 लिख दिया, TWO। 3 की जगह मैंने क्या लिख दिया, THREE 3 लिख दिया। तो आप यहाँ पे केस कुछ भी लगा सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ से ये पूरा प्रोग्राम खत्म होने के बाद इसने नेक्स्ट इसके अंदर आउटपुट लेबल दे रखा। आउटपुट लेबल यानी कि जहाँ पे आउटपुट शो हो रहा है, इसने जे फ्रेम के थ्रू करा है, और सेट टेक्स्ट में इसने किसको प्रिंट करवा दिया है, वीक फॉर डे नंबर। DOW के अंदर क्या स्टोर है, जो आप प्रेस कर रहे हो 1 2 3 4 वो प्रेस होएगा। इज ANS के अंदर अगर आपने 1 प्रेस करा है तो संडे, 2 प्रेस करा है तो मंडे। इस तरीके से अब देखो इसने एक एग्जाम्पल ले रखा है सैंपल के तौर पे कि वीकेंड फॉर डे नंबर 6, ये सेम अपना आउटपुट है। इज, अगर 6 प्रेस कर रखा है तब तो फ्राइडे मिल गया, 4 प्रेस कर रखा है तो वेनेसडे मिल गया। बट अगर आपने 11 प्रेस करा है तो अपने ने डिफॉल्ट के अंदर ANS में क्या दिया है, रॉन्ग डे नंबर। तो वो सारे केसेस में देखने के बाद सीधा किस में आएगा, फिर डिफॉल्ट में आएगा। और अगर आपने डिफॉल्ट वाली लाइन नहीं लिख रखी है तो ये आउटपुट इसके अंदर नहीं आएगा, सिर्फ क्या लिखा हुआ आ जाएगा, वीकडे फॉर डे नंबर इज, बस। क्यों, क्योंकि अपने ने डिफॉल्ट नहीं दिया है। ओके, तो ये क्या था, हमारा स्विच स्टेटमेंट था। ये सभी अपने ने इसको पूरा देख लिया है कि स्विच स्टेटमेंट किस तरीके से वर्क करता है। अब इसकी कोडिंग हम लोग रन करके देखते हैं इसके अंदर। जे फ्रेम के अंदर पहले मैं इसका पूरा फ्रेम बना लेती हूँ। फ्रेम के अंदर मैं इसमें ले रही हूँ कि डे, मंथ और ईयर आपको अलग अलग जैसे कि प्रेस करना है कि डे क्या होता है, मंथ क्या होता है, ईयर क्या होता है। ओके, वो आपको करना है, और उसके बाद लेबल 2 लगाना है। चलिए इसको फ्रेम को बना लेते हैं इसमें, ठीक है। मैं यहाँ पे लेबल ले रही हूँ 2 3 फटाफट से। ये अपने ने डे के लिए प्रिंट लेंगे अपने इसके अंदर, उसके बाद इसमें मंथ का आ गया है, और नेक्स्ट आएगा आपका ईयर, और टेक्स्ट फील्ड के अंदर अपने इसको टाइप करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद एक बटन ले लेते हैं, नेक्स्ट अपने ने इसके अंदर एक लेबल ले लिया, और एक और लेबल, या फिर इसको डायलॉग बॉक्स के अंदर अपने प्रिंट करवाएंगे। ओके, नहीं तो इसकी नीड नहीं है, वैसे इसको रहने देते हैं। चलिए ये यहाँ पे डे की प्रॉपर्टी,
ठीक है, इसके साथ में इसका एक टेक्स्ट फील्ड ले लेते हैं जिसमें डे अपने एंटर करेंगे। यहाँ पे मंथ में लेते हैं, इसका चेंज करते हैं font का। इसके साथ में इसकी टेक्स्ट फील्ड ब्लैंक, इसका फॉन्ट बोल्ड 14, इसके साइज में थोड़ा सा। नेक्स्ट है आपका वेरिएबल 3, इसमें ईयर टाइप करेंगे अपने। ठीक है, लास्ट आपका जे बटन, इसकी कोडिंग कर लेते हैं अपने। इसके अंदर मैंने लिख दिया है फॉर्मेट। यस, टेक्स्ट फील्ड का बस एक बार नाम और रख दें, फिर इसकी कोडिंग स्टार्ट करते हैं फटाफट। चेंज वेरिएबल नेम T1, ओके, इसका T2, और इसका T2। ठीक है, अब आते हैं इसकी कोडिंग पे। बटन पे क्लिक करने पे होनी चाहिए सारी कोडिंग, तो मैंने इसी के ऊपर करी है आपकी। ओके, सबसे पहले तो अपने ने जो भी इसमें